नमस्कार। स्वागत है सिटी स्टेप पर। आज हम एनसीईआरटी के सीरीज में इतिहास का अध्याय 1 कब, कहाँ, क्या और कैसे पाठ के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, किस पॉइंट से क्वेश्चन बनाया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे हम शुरू करते हैं। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही, अर्थात पाठ 1। इसमें रसीदा नाम की लड़की के बारे में कहानी बताया गया है, उसी से कहानियाँ शुरू होता है। हम आखेटको, यहाँ आखेटको यानी शिकारियों। अगर कोई व्यक्ति जंगल में जाता है उस व्यक्ति को हम आखेटक कहेंगे, और किसी जानवर को मारता है तो जानवर आखेट हो गया। जानवर आखेट और व्यक्ति पर्सन वह आखेटक कहलाएगा। हम आखेटक यानी शिकारी, पशुपालक, कृषकों, शासकों, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। अतीत से हम इस तरह के जानकारी हासिल करते हैं। मानचित्र 1 जो पृष्ठ संख्या 2 पर है, उसमें बताया गया है कि नर्मदा नदी है, एक नर्मदा नदी है जहाँ कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते हैं। यानी लाखों वर्ष पूर्व नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। वहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो वहाँ रहते थे। वैसे व्यक्ति भी थे उसमें जो कुछ संग्राहक करते थे। आसपास के जंगलों की विशाल समुदाय से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ें, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। यहाँ आया आखेट के बारे में, यानी आखेट कहा जाता है जानवर जिसे हम शिकार करते हैं, और आखेटक, आखेटक कहते हैं व्यक्ति को जो किसी जानवर का शिकार करता है। तो पृष्ठ 2 पर मानचित्र 1 दिया गया जिसमें नर्मदा नदी के बारे में बताया गया है कि नर्मदा नदी एक ऐसा नदी है जहाँ लाखों वर्ष पूर्व से लोग रह रहे हैं। अब बताया गया उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। भारत के उत्तर और पश्चिम जो 2 पहाड़ी किरथर और सुलेमान के बारे में बताया गया है। किरथर और सुलेमान के बारे में बताया गया, यह एक ऐसा पहाड़ी है जहाँ से कई चैप्टर में इसका वर्णन किया गया। यह 2 पहाड़ी है, एक ये है, एक ये है। इसके बारे में कई चैप्टर में इसका बारे में बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी है, पूछता भी है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी भारत के किस दिशा में, किस नदी के किनारे हैं। देखिए यहाँ सिंधु नदी यहीं है, 5 जो पंजाब में नदियाँ बहती है भी यहीं है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ी है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना प्रारंभ किया था। उन्होंने कहा तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी है, उस क्षेत्र में सबसे पहले ही जौ और गेहूं उपजाया था और भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। सबसे पहले वहीं उपजाया गया अन्न, उसके बाद वहाँ पालतू पशु बनाना शुरू किया। ये गाँव के लोग रहते थे, ये लोग गाँव में रहते थे। जो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के लोग हैं वहाँ जो रहते थे वे लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में भारत में विंध्य की पहाड़ी है। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ी है। ठीक, उत्तर और पूर्व में गारो की पहाड़ी है। उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ी है और
मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ी है। जो यह पहाड़ी, 4 पहाड़ी के बारे में बताया गया। सुलेमान और किरथर उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ी है, मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ी है। यह पहाड़ी अपने आप में खास है क्योंकि इस क्षेत्र से इतिहास के कई स्रोत का पता चला है। इतिहास का बहुत गहरा संबंध है। जहाँ कृषि का विकास हुआ, ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। विंध्य पहाड़ी जो है भारत के मध्य में स्थित है। इसी पहाड़ी से कृषि का विकास हुआ और चावल उपजाया गया। जहाँ कृषि का विकास हुआ वहीं चावल उपजाया गया, यानी मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ी स्थित है। देखिए इस मैप्स में सब बताया गया है। यहाँ सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, किरथर पहाड़ी है, सुलेमान है, कावेरी नदी है, पूर्वी घाट है, महानदी है, विंध्य की पहाड़ी यहाँ है, गारो की पहाड़ी यहाँ है। गारो की पहाड़ी के पास में ब्रह्मपुत्र नदी है। विंध्य की पहाड़ी के पास से यह नर्मदा नदी है, सोन नदी है। जो सोन नदी आकर पटना में मिलती है। नर्मदा नदी है सतपुरा होते हुए, सतपुरा और ताप्ती, सतपुरा का पहाड़ी और ताप्ती नदी जो क्या कहते हैं पश्चिम में अरब सागर में जाकर गिरती है। विंध्य की पहाड़ी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से कृषि का विकास हुआ और लोगों ने रहना भी शुरू किया। वे लोग गांव में रहते थे, एक समूह में गांव के रूप में रहते थे। मानचित्र पर सिंधु तथा से सहायक नदी का पता लगाए। अभी बताएं कि कौन सी नदी किधर है। सबसे बड़ी नदी जो एक सबसे बड़ी नदी में मिल जाती है, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक सबसे बड़ी नदी में मिल जाती है। जो नदी में मिलती है, बड़ी नदी में मिलती है, मिलने वाले को सहायक नदी कहते हैं। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। आज से 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदी के किनारे गांव फला फूला। अर्थात वह कौन नदी था? तो सिंधु नदी था। तो सिंधु नदी, देखिए यहाँ बताया गया है सभी नदी के बारे में। सिंधु नदी यहाँ है, सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्रा है। कुछ इसमें महत्वपूर्ण नदी है जिसको याद करना जरूरी है। कई चैप्टर में उसके बारे में बताया गया। इन 47 वर्ष पूर्व इन नदी के किनारे नगर का फला फूला। वह सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। नगर का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन, जो सोन मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ी से निकलती है, पटना में आकर मिलती है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध अर्थात वर्तमान बिहार। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। कहाँ? मगध का शासक बहुत शक्तिशाली था। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आते भी, इसलिए ध्यान से देखें। और उन्होंने एक विशाल राज स्थापित किया था। एक शक्तिशाली शासक था और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्से में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। इसके अलावा कई हिस्सों में देश के इस तरह के राज्य स्थापना किए गए थे। मानचित्र 1 के बारे में बताया गया। मानचित्र 1 दक्षिण एशिया, एशिया का जो पार्ट है साउथ एशिया, वह वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, अर्थात बताया गया कि दक्षिण एशिया और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। यह सब क्या है? मेरा पड़ोसी देश है।
दक्षिण एशिया का एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो यहाँ यह स्पष्ट हो रहा है कि भारत के पड़ोसी देश के बारे में बताया गया है। भारत के पड़ोसी देश के बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र में विजय हासिल करने जाती थी तथा इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कफीले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। यानी व्यापारी जो थे वह एक समूह में, काफिले अर्थात एक समूह में, ग्रुप में जाते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना उनका लगा रहता था। मूल्यवान वस्तु लाते थे और वहाँ बेचते थे, वहाँ से फिर कुछ वस्तुएं खरीद कर लाते थे, फिर इधर बेचते थे। धार्मिक गुरु, तो व्यापारी अपना काम करते हैं, लेकिन कुछ धर्म के संबंधित जो गुरु थे वे लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ जो धार्मिक गुरु थे उनका काम था कि एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे, यानी एक टोला से दूसरे टोला जाते थे और जहाँ लोग कम संख्या में रहते उसे टोला कहते हैं, और वहाँ शिक्षा देते थे और सलाह भी देते थे, जिससे लोगों में उत्सुकता जगता था, कुछ पाने की, कुछ खोजने की, कुछ करने की उत्सुकता जगता था। लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। धार्मिक गुरु एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाते थे, इसका मुख्य असर क्या था कि अवसर मिलता था। अवसर शब्द यह टीचर एग्जाम में महत्वपूर्ण होता है। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। उपमहाद्वीप यानी जो साउथ एशिया के बारे में बताया गया है, यानी साउथ एशिया क्या है? एक छोटा सा उपमहाद्वीप है। और लोगों के आगमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते तो हमारी संस्कृति जो परंपरा था उसको और क्या किया? समृद्ध, यानी उसको विकसित किया, उसको मजबूत किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। यानी लोग कई सौ वर्षों तक संगीत रचना, पत्थर को तराशना, भोजन जो तरीका था बनाने का, उसको एक दूसरे के विचार से जाने और उसको अपनाने का भी काम किया। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। हम अपने देश के लिए दो नाम का प्रयोग करते हैं, प्रायः इंडिया तथा भारत। यह इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। जो सिंधु नदी है उत्तर पश्चिम में सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी के पास में, वहाँ हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व, सिंधु नदी के जो पूर्व वाला भाग है उस प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया था, यानी वहीं उत्तर पश्चिम सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी उसके लिए भारत किया, और सिंधु नदी के पूर्व में जो था उसके लिए इंडिया किया। इस समूह का उल्लेख भी किया गया है। संस्कृत की आरंभिक कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। वह एक विशेष क्षेत्र के लिए नामकरण किया गया था, लेकिन बाद में उसी नाम को पूरे देश में कर दिया गया। यह लगभग 3500 वर्ष पुरानी कहानी है। जो इंडिया शब्द से प्रचलित है यह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे एक बार ध्यान से देखें। इससे संबंधित मुख्य शब्द है उसे याद रखें। अब बताया कि ताड़पत्र से बनी पांडुलिपि के एक पृष्ठ, आज जो हम लोग पेज होता है, पन्ना होता है कॉपी किताब में, यह पहले नहीं था। इसके बदले में उस समय पांडुलिपि था। और पांडुलिपि क्या था उसके बारे में चर्चा करेंगे। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्से को एक साथ बांध जाता था।
भुर्ज की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। जो पुस्तक हाथ से लिखी जाती थी उसे हम पांडुलिपि कहते थे। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। यानी पांडुलिपि शब्द जो है उसको अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जो लैटिन शब्द मेनू से बना है जिसका अर्थ है हाथ है से निकला है। वह पांडुलिपि तार पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर मिलता है। वह पांडुलिपि जो था तार पत्रों से वह उगता कहाँ था, तो हिमालय क्षेत्र में भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनाया जाता था पांडुलिपि। ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। पांडुलिपि की चर्चा जो किया गया है वह मंदिरों और विहार से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार की चर्चा मिलती है। यानी उस पांडुलिपि पर सभी प्रकार की चर्चाएं मिलती है। वह धर्म से संबंधित हो, वैज्ञानिक से संबंधित हो, औषधि से संबंधित हो, साइंस से संबंधित हो, यानी कोई भी अतीत की जानकारी हमें मिलना है तो उसी हम पांडुलिपि से प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त महाकाव्य, कविता तथा नाटक भी प्राप्त होते हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं। कुछ पांडुलिपि जो है संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग के लिए करते थे। पांडुलिपि पर जो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे वह आम लोग के लिए करते थे। संस्कृत भाषा का प्रयोग भी किया गया है, तमिल और प्राकृत का किया गया है। एक अभिलेख के बारे में चर्चा किया गया। यह अभिलेख लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है जो वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। एक राजा अशोक थे जो पाटलिपुत्र के शासक थे। वे वर्तमान पाटलिपुत्र के शासक थे। उनके आदेश पर एक पांडुलिपि का उल्लेख किया गया है जो 2250 वर्ष पुराना वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जो भी लिपि होता है वह लिपि अक्षर अथवा संकेत से बनी होती है। जो अब हम बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं इस पाठ के बारे में, वह भी एक क्या है, लिपि है। तो लिपि क्या है, अक्षर अथवा संकेत से बना होता है। यूनानी तथा अरमाइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यह जो अभिलेख है यह अभिलेख दो भाषा में है, अरमाइक तथा यूनानी, दो भाषाओं में इसका प्रयोग किया गया है। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर तथा ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वह जो किसी इतिहास को जानने के लिए कुछ खोज ढूंढ करते हैं, कुछ पौराणिक पत्थरों इतिहास अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, उसे पुरातत्वविद कहलाता है। यह जो आपको आकृति दिखाई दे रहा है, इस तरह की आकृति 47 वर्ष पूर्व होता था। और दाएं में एक चांदी का सिक्का है, इसका प्रयोग भी 2500 वर्ष पूर्व होता था। पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। जो पांडुलिपि जो होता है उसे जो कुछ जानकारी लेते हैं, इतिहासकार उस पांडुलिपि को स्रोत शब्द के रूप में इंगित करता है। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। इस पुस्तक में अतीत शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह बहुवचन के रूप में किया गया है। पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से, पशुपालक और कृषक, कृषक एक संस्कृत शब्द है, हिंदी में किसान कहते हैं।
पशुपालक अथवा कृषक का जीवन राजा और रानी के जीवन से तथा व्यापारी का जीवन शिल्पकार के जीवन से बहुत भिन्न होता था। तुलना किया गया। राजा रानी के जीवन से किसान और पशुपालक के जीवन अलग होता था। व्यापारी का जीवन शिल्पकार के जीवन से अलग होता था। आज के अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपने भोजन के लिए मछलियाँ पकड़ते हैं, शिकार के लिए फल फूल तथा संग्रह से प्राप्त करते हैं। ठीक इसके विपरीत आज अंडमान निकोबार द्वीप जो है वहाँ के लोग आज अपना भोजन मछली पकड़ कर करते हैं, शिकार करते हैं, फल फूल से करते हैं। ठीक इसके विपरीत जो शहर में रहते हैं खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। उस समय के शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि उन शासकों के द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जैसे शिकारी, मछुआरा, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। कुछ शिकारी थे, मछुआरा थे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जो थे वो अपनी लेखा जोखा नहीं रखते थे। तिथियों का मतलब, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने के तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसवी पूर्व ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। यानी ईसा मसीह का जो जन्म हुआ, ईसाई धर्म का प्रवर्तक जो था उनके जन्म से ही हम ईस्वी की गणना करते हैं। 2000 वर्ष से अपना इसको गणना करते हैं, यहीं से हम आगे उल्लेख करते हैं। देखिए, अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईस्वी पूर्व, BC बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में ईस्वी पूर्व यानी ईसा पूर्व होता है, या AD, इससे पहले हिंदी में AD भी कहते हैं। एनो डोमिने नामक दो लैटिन शब्दों से बना जिसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। ईस्वी पूर्व का है या BC का है, AD का है। इसका मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। AD की जगह CE या BC की जगह BCE का प्रयोग भी करते हैं। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, BC बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। यानी ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से ही माना जाता है। भारत में तिथियों के रूप में इस प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षर का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। BP का अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कुछ अज्ञात लिपि के बारे में भी पता चला है। अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका के देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व जहाँ राजा रानी रहते थे। इसके बारे में बताया गया कि 5000 पूर्व से राजा रानी रहते थे, उसके बारे में चर्चा किया गया है। देखिए, यहाँ P के बारे में आकृति दिया गया है, क्या आकृति था। L के बारे में चित्र दिया गया है, A के बारे में दिया गया है, A के बारे में दिया गया है, यहाँ M के बारे में। यहाँ एक सांकेतिक भाषा होता था, वह संकेत के माध्यम से वह लिखा जाता था, आज की तरह नहीं था। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है जहाँ एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 अलग अलग भाषाओं तथा लिपि में है। मिस्र के एक रोसेटा नामक कस्बा से 3 अलग अलग भाषा तथा अलग अलग लिपि में भी है। यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकार हैं। कुछ विद्वान यूनानी पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कारतूस कहते हैं। कारतूस बंदूक वाला कारतूस नहीं जहाँ गोली रखा जाता, यह कारतूस जहाँ जब राजा रानी के नाम को एक छोटे से फ्रेम में रखा जाता है तो उसे हम कारतूस कहते हैं।
कुछ इसमें उपयोगी शब्द के बारे में बताया गया है, वह महत्वपूर्ण होगा। यात्रा, पांडुलिपि, पांडुलिपि क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द के बारे में चर्चा किया गया था। अभिलेख क्या है, अशोक का अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त पुरातत्व क्या है। इतिहासकार, स्रोत, स्रोत बताए हैं जो इतिहासकार किसी शब्द के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं उसको स्रोत शब्द संज्ञित करते हैं। अज्ञात पांडुलिपि के बारे में बताया गया है, जो ए के लिए कौवा का चित्र का प्रदर्शित किया गया है, एम के लिए अलग किया गया है, अर्थ निकालना, उसका अर्थ निकालते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथि भी है। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 47 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी के नगर मगध का सबसे बड़ा राज्य 2500, वही मगध जहाँ का सबसे शक्तिशाली शासक था वर्तमान बिहार। यानी 2000 BC का है, AD का है, BCE का है, CE का है। ये सब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से माना जाता है। बाकी इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, उसे हम बनाकर एक अलग PDF के रूप में दे देंगे, जिससे आप उस क्वेश्चन को बनाकर अपने आप को समझ सकते हैं कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना तैयारी है। धन्यवाद।